तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान लोंगचुआन के साथ समंदर के बीच में एक ऐसी जगह जाता है जहां पर उन लोगों को एक बहुत बड़ा टोर्नेडो दिखाई देता है। तो वो लोग उसके पास चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा स्नेक दिखाई देता है जो कि एक स्नेक किंग होता है। उसका साइज देखकर ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर लोंगचुआन और फेंग हान दोनों ही पानी के अंदर कूदकर उस पर अपनी पावर के जरिए अटैक करने की कोशिश करते हैं। मगर जब वो जायंट स्नेक उन लोगों पर एक स्पिरिचुअल अटैक करता है तो वो एक अटैक में उन लोगों की खटिया खड़ी कर देता है, क्योंकि लोंगचुआन अपनी शिप के साथ वहां से दूर जा पहुंची थी और उसे भी चक्कर आने लगे थे। मगर फेंग हान और शाओलिन वो दोनों ही बेहोश होकर नीचे गिर लाए होते हैं, जिस पर लोंगचुआन उन्हें बचाने की कोशिश करती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि फेंग हान की हल्की सी आंख खुलती है तो उसे अपने सामने होन भी दिखाई देती है। और इस तरफ लोंगचुआन उससे चिल्लाते हुए कहती है कि फेंग हान उसके धोखे में मत आओ, वो तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि होंगवी असल में रियल होंगवी नहीं होती बल्कि उस स्नेक का एक इल्यूजन होता है। और दूसरी तरफ शुआन लोंग लोगों को बचाने के लिए तेजी से अपनी स्पेसशिप के साथ उनके करीब जाती है और अपने ड्रैगन को उसकी तरफ रिलीज करती है ताकि वो उसे किसी तरह बचा सके। वो ड्रैगन जैसे ही फेंग हान और फेंग शाओलिन को बचाने की कोशिश करता है तो इतने में वो जायंट स्नेक अपने मुंह से एक जोर से सुपरसोनिक साउंड्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और फेंग हान उससे नीचे गिर जाता है। और इस तरह शाओलिन वो उसे शिप में आकर गिरती है, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है और वो कहती है कि ये सब कुछ क्या हुआ। फिर लोंगचुआन कहती है कि तुम घबराओ मत, तुम्हें यकीन नहीं है, इसे सीनियर हो टियानडू ने खुद से रिफाइन किया है। ये एक एंशिएंट गॉड गार्ड है। इस तरह के गार्ड को नोटिस करने में भी कई साल लग जाते हैं, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, मगर डेविल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। मगर क्योंकि सीनियर हो टियानडू ने अब इसके अंदर से सारी इविल की को रिलीज कर दिया है, अब ये प्योर प्रोटेक्टिव गार्ड बन गया है। अगर तुम सुपर नेचुरल रियलम में होते तब भी तुम इस तरह के गार्ड को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम भी इस तरह के गार्ड को यूज करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। ये बात सुनकर शाओशु कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ सीनियर ब्रदर, वो बात में कमाल है। और यहाँ पे मौजूद जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन लोगों ने शायद सीनियर हो टियानडू के बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा। मदर फेंटिंग भी उससे कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारा फादर वो भी एक लूज कल्टीवेटर है। ये बात सुनते ही वो थोड़ा सा फिगर हो जाता है और कहता है कि साउथ सी में जाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्विशू बैटलफील्ड को एक्सपीरियंस करना है। इतने में अच्छा लगते वहाँ पर फिर जीन डांटियान और मास्टर की यूजुआन आ जाते हैं और वाते साथ ही फेंटिंग भी से कहते हैं कि तुमने कहा है कि इस लड़के का फादर हुए एक लूज कल्टीवेटर है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम लोग इसके भरोसे क्यों जा रहे हैं? हम लोगों को खुद से ग्विशू बैटलफील्ड ग्रेटली करना चाहिए। ये बात सुनते ही वो लड़का गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो नांटियान कहता है कि तुम अपने फादर से बहुत ही लंबे टाइम से दूर रहे हो, इसीलिए शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा फादर हुए एक लूज कल्टीवेटर है। तुम उसे बिना वजह नहीं इतना बड़ा खड़ा कर लोगों को बताते हो। और वो लड़का कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अदर ए सुपरनेचुरल ट्रू की रियल वॉरियर है। उसकी पावर्स को देखकर सीनियर ब्रदर हो टियानडू खुद से उससे मिलने के लिए गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा बंगा ऐसी घटिया बात कर सकता है। मगर जी नाटियान कहता है कि अगर उसके पास ए ट्रू सुपरनेचुरल की थी तो फिर क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि वो एक छोटे से इविल गार्ड का भी कुछ उखाड़ पाता। ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा खामोश हो जाता है। मगर फिर दूसरी तरफ जी नाटियान कहता है कि हम लोग नाइट आइलैंड की तरफ नहीं जा रहे, क्यों ना लोग डायरेक्टली ग्विशू बैटलफील्ड में चले जाएं। मगर हुनर का कहता है कि अभी आकर क्यों लाए हो? क्या तुम भूल गए हो हाल ही में तो तुमने फेंग हान से बहुत ही बुरी तरह से मार खाई है। और वो फ्रैंक किंगवी से कहता है कि कुछ देर पहले तुम मुझसे यही बात कर लाई थी ना कि जी नानपियान को फेंग हान ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है, बल्कि उसमें तो कुत्ते की तरह भलाई की है। और वो जी नानपियान से कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि फेंग हान तुम्हें अपनी सोट के जरिए काटने ही वाला था, मगर ब्रदर वान लुओ ने तुम्हारी आकर जान बचाई थी। वह गलिच में ना होते तो शायद तुम आज इस दुनिया में ही ना होते। पता नहीं ब्रदर वान लुओ ने तुम में ऐसा क्या देख लिया कि वो तुम पर इतना डिवाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने तुम्हारे कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए भी काफी अच्छे पैसे खर्च कर दिए। अगर उसके जगह में होता तो मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय तुम्हें
किसी कचरे के ढेर में फेंक लेता। ये बात सुनकर जी नांटियान गुस्से में आ जाता है, मगर बीच में मास्टर जुआन से रोक लेता और कहता है कि प्लीज शांत हो जाए, हमें ब्रदर वान लू ने यहाँ पे भेजा है, इसलिए आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। ये कहने के बाद वो उस लड़के से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम साउथ सी में बहुत ज्यादा फेमस हो और तुम यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हो। असल में ब्रदर हुओ ने मुझे भी यहाँ पे आने के लिए कहा था। ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा मजे की है, यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। पता नहीं ब्रदर जी नांटियांग आप इस जगह को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मगर जी नांटियान फिर शाओशी से कहता है कि वो तुम्हारा ही फादर था ना जिसने हमारे फेथ के डिसाइपल्स की बेइज्जती की थी। उन्हें लगता था कि हम लोग बिल्कुल बेकार कल्टीवेटर्स हैं। शाओशी कहता है कि तुम उस बात को अभी तक लेकर बैठे हुए हो। मेरा फादर वो खुद से तुम लोगों को ग्रीट करने के लिए वहाँ पर आने वाला था, मगर रास्ते में क्वेश्चन होने की वजह से वो तुम्हारे पास नहीं आ पाया। और जब तुम्हें लगता है कि ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम खुद इस बात के लिए इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। मगर दिन फिर फैन डिंगरी ब्रिज में आती है और वो कहती है कि आराम करना है तो तुम खुद को थोड़ी देर के लिए रिकवर कर लो। हम लोग स्नेक की तरफ जा रहे हैं। जो कहने के बाद वो जैक स्नेक की तरफ तेजी से उससे जैसे ही टकराती है तो फेंग हान उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। मगर इस मर्तबा भी वो उसे कैच करने में नाकाम हो जाती है, जिस पर वो कहती है कि इसे कैसे बचाऊं। और दूसरी तरफ फेंग हान वो अभी भी वो जैक स्नेक के इल्यूजन में फंसा हुआ होता है। उसे अपने सामने हुंग भी दिखाई दे रही होती है जो कि उसे अपने पास बुलाती है, तो फेंग हान आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जा रहा होता है। ये देखकर नोंग चुआन से आवाज देकर कहती है कि फेंग हान उसके पास मत जाओ। अंदर फेंग हान सीधा उस जायंट स्नेक की तरफ ही जा रहा था जो कि ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। वो जायंट स्नेक उसके करीब आते ही अपना मुंह खोल लेता है, मगर फेंग शाओलिन जैसे उसे आवाज देती है तो अचानक फेंग हान होश में आ जाता है और अपने सामने उस जायंट स्नेक को देखकर फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं एक इल्यूजन में फंस गया था और मेरी तो जान भी बनाई थी। और इस तरह फेंग शाओलिन कहती है कि मैंने तो मना भी किया था कि इस बीच से पंगा मत लो, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मगर फिर फेंग हान लोगों से कहता है कि यह बातें करने का कोई फायदा नहीं, हमें किसी तरह इससे जान छुड़ानी होगी। जो कहने के बाद वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जायंट स्नेक उनकी शुक के बिल्कुल ऊपर आ पहुंचा था, जिस पर वो लोग बिल्कुल डर गए थे। मदर लोंग चुआन वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को किसी तरह वहां से पीछे धकेल देती है और अपने शुक को वहां से निकालने की कोशिश करती है। और फिर फेंग शाओलिन कहती है कि मुझे लगता है ये जैक बीस्ट रूसे में आ चुका है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। इतना कहने के बाद वो जैक बीस्ट वहां से फिर से बाहर निकल आता है और अपना मुंह खोलकर उन लोगों को सीधा का सीधा निकलने वाला होता है। वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो जायंट स्नेक वहां पर एक बहुत बड़ा वाटर टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उनके शिप उस वाटर में फंस जाती है। कहती है कि हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे ही मारे जाएंगे। वो अपना पूरा जोर लगाकर उस शिप को वहां से आगे ले जाने की कोशिश करती है, मगर उस शिप में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। ये देखते ही फेंग हान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से उस शिप के नीचे चला जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शिप को पुश करने की कोशिश करता है, मगर वो शिप अभी नहीं हिल पा रही थी। ये देखकर फेंग हान अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये देखते ही रोंग चुआन कहती है कि इविल एनिमल लगता है तुम हमें ऐसे नहीं जाने दोगे। ये कहते ही वो उस पर अपनी आइफ एनर्जी के जरिए हमला करती है और नीचे फेंग हान वो अपनी डुअल एज स्वॉर्ड के उस जायंट स्नेक पर हमला करने की कोशिश करता है और इतने में हम लोग वहां पर शाओलिन को भी देखते हैं। वो भी हमला करने के लिए ऊपर आ जाती है और अपनी डिमोनेड पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट स्नेक पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे उस जायंट स्नेक को काफी तकलीफ होती है। मगर उसके बावजूद भी वो अपना मुंह खोलकर शाओलिन को निकलने ही वाला होता है, मगर वो अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है ताकि वो उसके मुंह में ना जा सके। मगर वो जायंट स्नेक उसे बहुत ही जोर से पुश करता है, जिसकी वजह से उसका वो बैरियर टूट जाता है और फेंग हान भी तेजी से उसकी तरफ आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फेंग किंगरी को जो कि शाओशी के साथ सी में एंजॉय कर रही होती है और फिर
वो शाओशी उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये फाउथ 3 बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में कल्टीवेटर्स गुम हो चुके हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं मिल सका, और बहुत सारे कल्टीवेटर्स तो ऐसे हैं जो कि सिंह वो क्या के बराबर के लेवल के थे। या फिर फैंग किंग भी उससे कहती है कि शाओशी अब एक इनर डिसाइपल बन चुके हो, लिफोर्ट को जरा बड़ा करो। हमारे लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा सा मौका है, हम लोग मिस्टर ग्रियलंग को भी अचीव कर सकते हैं। ये बेहतर यही है कि तुम इस खौफ को खत्म करो और अपने मकसद की तरफ फोकस करो। ये बात सुनकर शाओशी कहता है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारे एविल गार्ड की बात कर रहा था कि कहीं तुम्हारे वो सीनियर्स तुमसे वो एविल गार्ड में छीन लें। ये बात सुनकर फैंग किंग भी कहती है कि ऐसा शाओशी तुम तो लॉर्ड ऑफ साउथ सी हो, तुम्हें तो साउथ सी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, हमें भी कुछ बताओ। तो फिर शाओशी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये फार्म में देखो, ये साउथ 3 है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भरमार है, यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन रिसोर्सेज की तलाश करने के लिए आते हैं। मॉडल मेरे फादर में पहले ही कुछ मिस्टर ग्रियलंग के एक्सपर्ट के साथ EU बना लिया था जो कि हमेशा से इस साउथ सी को दुश्मनों से गार्ड करते आ रहे हैं, और वो लोग कभी भी सोते नहीं है, हमेशा से जाते हुए इस जगह को गार्ड करते रहते हैं। लेकिन के बाद वो नानकियान की तरफ देखते रहे कहता है कि पता नहीं उन लोग हैं जो कि मेरे फादर को एक मामूली सा कल्टीवेटर समझते हैं। इतने में मास्टर युआन कहता है कि ब्रदर मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमें यहाँ पर आने के लिए वेलकम किया है, इनमें हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों के बीच में काफी देर तक यूं ही एक दूसरे के साथ बहस चलती रहती है। जिन नानटियान वो हर सूरत में शाओशी को नीचा दिखाना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि उसका फादर एक मामूली सा कल्टीवेटर है जो कि उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। मगर दूसरी तरफ फैंग किंग भी जब देखती है कि यहाँ पे मामला बहुत गर्म होता जा रहा है तो वो जानबूझकर शाओशी की साइड लेती है और कहती है कि हम लोगों को इस वक्त शाओशी की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो यहाँ का लॉर्ड है, इसलिए साउथ सी में सिर्फ और सिर्फ हमें उसी को ही सपोर्ट करना चाहिए। और यार जी नानटियान थोड़ा सा खामोश हो जाता है और फिर मास्टर युआन उससे कहता है कि तुम जानते हो कि हम लोगों को ब्रदर वान लू ने यहाँ पे भेजा है, वरना हम लोग यहाँ पे नहीं आते। ये बात सुनने के बाद हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम लोग ब्रदर वान लू को देखते हैं। वो उन दोनों को कहता है कि तुम लोग फौरन से साउथ सी में जाओ, गुइशु आइलैंड में बहुत कुछ होने वाला है, तुम लोगों ने वहाँ पर जाकर सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। याद आने के बाद जी नानटियान फिर बिल्कुल शांत हो जाता है और अगले सीन में हम लोग बा से हेंगान को देखते हैं जो कि अभी भी शाओलिन के पीछे जाते जाते उस जायंट स्नेक के अंदर चला जाता है और सीधा उसके पीछे जाते हुए वो उसके पेट में जा पहुंचता है। उसका पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है तो फेंग हान अपने आसपास देखता है, उसे उसके पेट में बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं जो कि उसने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। जायंट स्नेक अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदा और चिपचिपा दिखाई दे रहा होता है। फेंग हान वहाँ पे देखता है कि शाओलिन कहीं भी नहीं है, वो उसे आवाज देता है तो उसकी आवाज उसे नहीं सुनाई देती, जिसके बाद फेंग हान अपने सामने आने वाले हर एक चीज को अपनी सोट के जरिए काटने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि उसकी सोड एनर्जी का उस जायंट स्नेक पर कोई असर नहीं हो रहा, उल्टा वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। ये देखकर फेंग हान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि इस तरह तो मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही है। वो वहाँ से आगे जाता है और फेंग शाओलिन को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर फेंग शाओलिन उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा था। इतने में अचानक फिर वहाँ पर वही ड्रैगन आ जाता है जो कि फेंग हान से कहता है कि थोड़ी देर के लिए तुमसे कट ऑफ क्या हो गया, तुम तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक स्नेक के पेट के अंदर मिलोगे। मेरी मानो तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना तुम यहाँ बुरी तरह से फंस जाओगे, ये स्नेक तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रहा है। मगर फेंग हान कहता है कि जब तक मैं फेंग शाओलिन को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, अगर हम लोगों ने यहाँ से जाना ही है तो हम सब एक साथ जाएंगे। ये कहने के बाद हम लोग फेंग शाओलिन को देखते हैं, वो भी उसी जायंट स्नेक के पेट के अंदर ही होती है और वो फेंग हान को ढूंढ रही होती है, मगर फेंग हान उसे कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर वो कहती है कि अगर मेरे डीमन क्लैन को ये पता चलेगा कि मैं एक जायंट स्नेक के अंदर मारी गई हूँ तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एंड ऐसे होगा। वो वहाँ पे मौजूद जायंट स्नेक के पेट के अंदर वार करने की कोशिश करती है, मगर उसकी स्वॉर्ड उस जायंट स्नेक की बॉडी में ही फंस जाती है और वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर जाते जाते
फेंग शाओलिन को भी उसको बॉडी के अंदर खींचना शुरू कर देती है और इतने में फिर फेंग हान उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँचता है। फेंग शाओलिन उसे फौरन से आवाज देती है तो फेंग हान उसकी तरफ पलट कर देखता है और उसका हाथ पकड़कर खींचता है और अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ हम लोग लोंगशुआन को देखते हैं जो कि उस जायंट स्नेक को रोकने के लिए अपनी शिप के चारों तरफ अपनी आइस शील्ड बना लेती है, मगर वो जायंट स्नेक जैसे ही उस पर दोबारा हमला करने के लिए आता है तो वो उस शिप के चारों तरफ एक आइस माउंटेन खड़ा कर देती है। ये देखते ही वो जायंट स्नेक उस आइस माउंटेन के चारों तरफ आकर उसे घेर लेता है और देखते ही देखते वो आइस माउंटेन आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है, जिस पर लोंगशुआन फौरन से अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और कहती है कि ये इविल वैक्स में काफी खतरनाक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग हान उस इविल बीस्ट के पेट से बाहर निकल आता है और अपने साथ फेंग शाओलिन को भी लेकर आता है। ये देखते ही दूसरी तरफ फिर लोंगशुआन अपनी शिप को बाहर निकालने के लिए उस आइस माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके साथ अपनी शिप को बाहर ले आती है और फेंग हान शाओलिन को लेकर सीधा उस शिप के अंदर चला जाता है और जाते साथ ही लोंगशुआन से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, लगता है अब हम लोगों को एक साथ मिलकर इस जायंट स्नेक पर एक बड़ा अटैक करना होगा। ये कहने के बाद वो लोग फेंग शाओलिन को उस शिप में छोड़कर दोनों ही उस जायंट स्नेक की तरफ आगे बढ़ते हैं और फेंग हान आते साथ ही अपने डीमन वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और जाते साथ ही अपनी पूरी पावर के साथ उस स्नेक पे हमला करना शुरू कर देता है, मगर वो जायंट स्नेक बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसे हल्के फुल्के अटैक से कोई असर हो नहीं रहा था। तो फेंग हान अपनी ग्रीन नीडल का इस्तेमाल करता है जिससे वो जायंट स्नेक को थोड़ा इंजर्ड कर देता है, मगर वो जायंट स्नेक उसे अपने मुंह में दबोचने की कोशिश करता है तो फेंग हान फिर से ग्रीन नीडल का इस्तेमाल करता है और वो जैसे ही अपने पीछे देखता है तो लोंगशुआन अपने उसी आइस ड्रैगन के साथ एक बहुत बड़ा अटैक करने वाली होती है। कि देखते ही फेंग हान फौरन से वहां से पीछे हट जाता है और वो ड्रैगन आते साथ ही एक बहुत ही पावरफुल आइस एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जायंट स्नेक बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये देखते ही फिर फेंग हान उसी ग्रीन नीडल की मदद से एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन नीडल अटैक करता है जिससे जायंट स्नेक को अलग अलग जगह से बुरी तरह से हर्ट करता है। ये देखकर वो जायंट स्नेक सीधा वापस से पानी के अंदर पहुंच जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।